गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स, वीडियोस, बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। कभी सोचा है कि आज हम जिस तरह से अपनी जिंदगी जीते हैं, मतलब चाहे वो मिनटों में खाना ऑर्डर करना हो या वीडियो कॉल पर डॉक्टर से सलाह लेनी हो, या फिर बिना बैंक गए सारी काम निपटाना। हाँ, ये सब कुछ साल पहले की दुनिया से कितना कितना अलग है ना। बिल्कुल। और ये बदलाव इतने आराम से हमारी जिंदगी में आए हैं कि पता भी नहीं चलता। सही कहा। ऐसा लगता है जैसे ये सब बस हो गया। लेकिन हर बदलाव के पीछे एक बहुत गहरी सोच होती है, एक डिजाइन होता है। हाँ, एक पूरा ढांचा होता है। और उसी डिजाइन को सर्विस इनोवेशन या सेवा नवाचार कहते हैं। तो आज की हमारी चर्चा का मिशन यही है। हमारे पास जो नोट्स हैं उनके आधार पर हम इस शब्द के पीछे छिपे असली विचारों की गहराई में उतरेंगे। हम ये समझेंगे कि ये बदलाव असल में कैसे और क्यों होते हैं और हमारी उम्मीदों को ये हमेशा के लिए कैसे बदल रहे हैं। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि ये सिर्फ कोई नया ऐप या कोई फैंसी टेक्नोलॉजी लाने के बारे में नहीं है। अच्छा। इसका असली मकसद है ग्राहक को जो वैल्यू दी जा रही है उसको बेहतर बनाना, उसको मौलिक रूप से बेहतर बनाना। बिल्कुल। मतलब ग्राहक की जिंदगी को थोड़ा आसान, थोड़ा तेज या थोड़ा बेहतर बनाना। ठीक है। तो इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हम 6 मुख्य तरीकों पर ध्यान देंगे जो दिखाते हैं कि ये इनोवेशन असल में काम कैसे करता है। बहुत बढ़िया। तो चलिए एक एक करके इसे समझते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े और शायद सबसे साहसी कदम से। एक पूरी तरह से नई सेवा की अवधारणा बनाना। हाँ, न्यू सर्विस कॉन्सेप्ट। ये वो आइडिया है जो बाजार का नक्शा ही बदल देता है। मतलब कुछ ऐसा बनाना जो पहले था ही नहीं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण हमारे नोट्स में भी है, ऑनलाइन डॉक्टर परामर्श। हाँ, बिल्कुल। पहले बीमार होने का मतलब था क्लिनिक जाना, अपॉइंटमेंट के लिए फोन करना, फिर घंटों इंतजार करना। एक पूरा दिन जाता था उसमें। हाँ, अब छोटी मोटी समस्याओं के लिए हम सीधे अपने फोन से एक विशेषज्ञ डॉक्टर से बात कर सकते हैं। ये कोई पुरानी सर्विस का सुधार नहीं है, ये तो एक बिल्कुल नई श्रेणी है। और इसका असर वो मुझे बहुत हैरान करता है। ये सिर्फ एक नया माध्यम नहीं है, ये स्वास्थ्य सेवा की पहुंच और उपलब्धता को ही बदल देता है। आप सोचिए, किसी छोटे शहर या गांव में बैठा व्यक्ति भी अब दिल्ली या मुंबई के किसी बड़े विशेषज्ञ से सलाह ले सकता है। सही बात है। ये एक तरह से स्वास्थ्य सेवा का लोकतंत्रीकरण है। ये शक्ति को संस्थानों से हटाकर व्यक्ति के हाथ में देता है। और इसने हमारी सोच भी तो बदल दी है। अब हर छोटी सी स्वास्थ्य चिंता के लिए हम पेशेवर सलाह लेने में हिचकिचाते नहीं हैं, क्योंकि वो बहुत आसान हो गया। हाँ, इसने उस मानसिक बाधा को हटा दिया है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ एक सेवा नहीं है, ये एक व्यवहारिक बदलाव है। ठीक है, तो एक बिल्कुल नई सेवा बनाना एक तरीका है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है और हर कोई नहीं कर सकता। हाँ, ये बात तो है। ज्यादातर कंपनियां कुछ नया बनाने की बजाय जो पहले से मौजूद है उसे ही असाधारण रूप से बेहतर बनाने पर ध्यान देती हैं। और यहीं पर हमारा दूसरा आइडिया काम आता है, सेवा की डिलीवरी को बेहतर बनाना। मतलब
मतलब जो सेवा पहले से मौजूद है उसे ग्राहकों तक पहुंचाने के अनुभव को ही बदल देना। इसका क्लासिक उदाहरण है आज के फूड डिलीवरी एप्स। हाँ बिल्कुल। रेस्टोरेंट से खाना घर पर मंगवाने की सुविधा तो दशकों से थी, लेकिन आज का अनुभव पूरी तरह से अलग है। हाँ। अब हम रियल टाइम में देख सकते हैं कि हमारा ऑर्डर तैयार हो रहा है, राइडर ने उसे उठा लिया है और वो नक्शे पे कहाँ है। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि वो असल में बेच क्या रहे हैं। वो सिर्फ खाना नहीं बेच रहे। अच्छा। वो निश्चिंतता यानी पीस ऑफ माइंड बेच रहे हैं। हाँ। हमारी जो बेचैनी होती है ना, खाना कहाँ है, कब आएगा। हाँ होती है। उन्होंने उस बेचैनी को ही एक आकर्षक और इंटरैक्टिव अनुभव में बदल दिया है। वो जो इंतजार का खाली और उबाऊ समय था उसे जानकारी से भर दिया है। वाह, ये तो मनोविज्ञान का बेहतरीन इस्तेमाल है। बिल्कुल। ये बहुत गहरा अवलोकन है। उन्होंने हमारी एक अनकही चिंता को पहचाना और उसका समाधान कर दिया। और एक बार जब हमें ये अनुभव मिल जाता है तो पुरानी व्यवस्था बर्दाश्त नहीं होती। वो एक नया मानक बन जाता है। हमारी उम्मीदें हमेशा के लिए बदल जाती हैं। बिल्कुल। और यही उम्मीद हमें सीधे तीसरे विचार की ओर ले जाती है जो इन सब बदलावों की रीढ़ है, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल। हाँ। पर टेक्नोलॉजी तो इन सब में शामिल है, तो यहाँ इसका क्या खास मतलब है? क्योंकि सिर्फ एक ऐप बना देना तो इनोवेशन नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ बारीकी ये है कि तकनीक अपने आप में नवाचार नहीं है, वो इसे संभव बनाती है। असली नवाचार उस समस्या को हल करना है जिसे तकनीक सुलझा सकती है। इसे और साफ करने के लिए मोबाइल बैंकिंग एप्स का उदाहरण लेते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। आज हम पैसे ट्रांसफर करने से लेकर बिल भरने और निवेश करने तक सब कुछ अपने फोन से कर सकते हैं। इसने पारंपरिक बैंक की शाखाओं में जाने की जरूरत को लगभग खत्म कर दिया है। और यहाँ असली नवाचार वो मोबाइल ऐप नहीं है। तो क्या है? बल्कि 24x7 बैंकिंग की सुविधा है। तकनीक ने हमें समय और स्थान की सीमाओं से मुक्त कर दिया है। सही बात है। पहले हमें बैंक के खुलने और बंद होने के समय के हिसाब से अपनी जिंदगी को ढालना पड़ता था। हाँ, 9 से 5। अब बैंक हमारी जेब में है, हमारे हिसाब से चलता है। और अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो ये वित्तीय सशक्तिकरण है। ये लोगों को उनका सबसे कीमती संसाधन वापस देता है, उनका समय। ठीक है, तो अब तक हमने बिल्कुल नई सेवाएं बनाने की बात की, मौजूदा सेवाओं के अनुभव को बेहतर बनाने, हाँ, और टेक्नोलॉजी को एक साधन के रूप में इस्तेमाल करने की। ये सभी नवाचार कंपनी की तरफ से ग्राहक की ओर आते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन चौथा विचार इस समीकरण को थोड़ा पलट देता है। स्व सेवा नवाचार या सेल्फ सर्विस। हाँ, ये ग्राहकों को खुद अपनी सेवा करने की शक्ति और साधन देने के बारे में है। नियंत्रण को ग्राहक के हाथों में सौंपने जैसा है। इसका सबसे आम उदाहरण जो हम सबने अनुभव किया है वो है एयरपोर्ट पर लगे सेल्फ चेक इन कियोस्क। हाँ, हर एयरपोर्ट पर होते हैं अब तो। पहले हमें काउंटर पर लंबी लाइन में लगना पड़ता था। अब हम जाते हैं, स्क्रीन पर कुछ बटन दबाते हैं, अपना बोर्डिंग पास और बैगेज टैग प्रिंट करते हैं और बस आगे बढ़ जाते हैं। हमने अपना काम खुद कर लिया और ज्यादा तेजी से। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण सवाल उठता है। क्या? इसके दो पहलू हैं। एक तरफ ये ग्राहक को सशक्त बनाता है, उन्हें गति और नियंत्रण देता है। कंपनी के लिए भी ये ज्यादा कुशल है। लेकिन दूसरी तरफ ये काम का बोझ भी तो ग्राहक पर डालता है। तो सवाल ये है कि स्व सेवा कब एक सुविधा बनती है और कब एक बोझ? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि कंपनियां ग्राहक सशक्तिकरण की आड़ में अपना काम हम पर डाल रही हैं। जैसे सुपरमार्केट में सेल्फ चेकआउट। कुछ लोगों को ये बहुत पसंद है, लेकिन अगर आपके पास बहुत सारा सामान है तो ये एक झंझट बन जाता है। सही बात है। तो क्या इसकी कोई कसौटी है कि कब ये सीमा पार हो जाती है? इसकी कोई तय कसौटी तो नहीं है, लेकिन एक अच्छा नियम ये है, अगर स्व सेवा ग्राहक के लिए लगने वाले समय और मेहनत को पारंपरिक तरीके से काफी कम कर देती है तो ये एक सुविधा है। अच्छा। लेकिन अगर ये लगभग उतना ही या उससे ज्यादा समय लेती है तो ये एक बोझ है। एयरपोर्ट चेक इन काम करता है क्योंकि ये लाइन में लगने के 20 मिनट बचाता है। लेकिन अगर आपको हर आइटम को स्कैन करने, कोड डालने और फिर पैकिंग करने में उतना ही समय लग जाए जितना कैशियर को लगता, तो फिर इसका मूल्य क्या रहा? तो ये एक नाजुक संतुलन है। बिल्कुल। ये बहुत अच्छी तरह से समझाया आपने। तो नियंत्रण देना एक बात है, लेकिन ग्राहक को सच में समझना और उसकी जरूरतों के हिसाब से सेवा को ढालना, ये हमें 5वें ढांचे पर लाता है। सेवाओं का अनुकूलन या कस्टमाइजेशन। हाँ। ये एक ही साइज सबके लिए फिट वाले मॉडल से पूरी तरह दूर जाने की बात है। ये मानने की बात है कि हर ग्राहक अलग है, यानी सेवाओं को हर ग्राहक की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार ढालना। इसका एक बेहतरीन उदाहरण हमारे नोट्स में है, व्यक्तिगत फिटनेस प्रशिक्षण कार्यक्रम। एक ही जिम में एक ही उपकरण का उपयोग करके
एक ट्रेनर हर व्यक्ति के लिए उसकी जरूरतों, लक्ष्यों और क्षमताओं के आधार पर एक पूरी तरह से अलग वर्कआउट प्लान बनाता है। और इसके पीछे का क्यों समझना जरूरी है। ये सिर्फ एक अलग प्लान बनाने के बारे में नहीं है। तो फिर यह डेटा का इस्तेमाल करके ग्राहक के लिए ज्यादा मूल्य बनाने के बारे में है। आजकल के फिटनेस ऐप्स आपकी हर गतिविधि को ट्रैक करते हैं, आपकी नींद के पैटर्न को समझते हैं, आपकी खाने की आदतों को जानते हैं और फिर आपको व्यक्तिगत सलाह देते हैं। हाँ, देते हैं। इससे सेवा ज्यादा प्रभावी महसूस होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा यह ग्राहक को यह महसूस कराती है कि यह सिर्फ मेरे लिए बनाया गया है। एक बहुत शक्तिशाली एहसास है ना? यह ग्राहक को महसूस कराता है कि उसे देखा और समझा जा रहा है। इससे एक भावनात्मक जुड़ाव बनता है जो सिर्फ अच्छी सेवा से कहीं ज्यादा गहरा होता है। और यह वफादारी बनाता है, सेवा को एक रिश्ते में बदल देता है। तो हमने उन नवाचारों की बात की जो हमें सीधे तौर पर दिखते हैं, एक नया ऐप, एक तेज डिलीवरी, व्यक्तिगत सलाह। हाँ, जो सामने है। लेकिन इन सब के ठीक से काम करने के लिए पर्दे के पीछे एक मजबूत मशीनरी का होना जरूरी है। और यह हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण ढांचे पर लाता है, प्रक्रिया नवाचार या प्रोसेस इनोवेशन। ये वो अदृश्य नवाचार है जिसे ग्राहक अक्सर सीधे तौर पर देख नहीं पाता पर महसूस जरूर करता है। ये नींव की तरह है। बिल्कुल, जिसके बिना एक सुंदर इमारत नहीं बन सकती। इसका मतलब है कंपनी की आंतरिक प्रक्रियाओं को बदलना ताकि गुणवत्ता और दक्षता में सुधार हो। नोट्स में अस्पतालों का उदाहरण है। हाँ, जो प्रतीक्षा समय कम करने के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम का उपयोग करते हैं। हम एक मरीज के तौर पर सिर्फ ये देखते हैं कि हमें अब घंटों इंतजार नहीं करना पड़ता। सही बात है। लेकिन इसके पीछे अस्पताल ने अपनी पूरी अपॉइंटमेंट, डॉक्टर शेड्यूलिंग और मरीज प्रबंधन की प्रक्रिया को नए सिरे से डिजाइन किया है। और यहीं पर कंपनियां लीन थिंकिंग जैसे सिद्धांतों का इस्तेमाल करती हैं। वे ग्राहक के सफर में हर उस कदम को पहचानने और हटाने की कोशिश करती हैं जिसमें कोई वैल्यू नहीं जुड़ रही हो। जैसे चाहे वो इंतजार का समय हो, एक अतिरिक्त फॉर्म भरना हो या एक विभाग से दूसरे विभाग में भेजा जाना हो। ये सिस्टम से व्यर्थ यानी वेस्ट को हटाने की कला है। मुझे याद है 15 साल पहले जब किसी सरकारी दफ्तर में एक सर्टिफिकेट के लिए जाना होता था तो एक ही काम के लिए पूरा दिन लग जाता था। 4 अलग-अलग काउंटरों पे जाना, हर जगह लाइन लगाना। आज वही काम ऑनलाइन 10 मिनट में हो जाता है। ये प्रक्रिया नवाचार का ही कमाल है। हाँ, जिसने उन सभी अदृश्य बाधाओं को हटाया है। ये एक आदर्श उदाहरण है। प्रक्रिया नवाचार के बिना कोई भी फैंसी वेबसाइट या ऐप काम नहीं कर सकती। अगर किसी रेस्टोरेंट का किचन प्रबंधन खराब है तो वो कितनी भी अच्छी डिलीवरी आप बना ले, खाना हमेशा देर से और ठंडा ही पहुंचेगा। सही बात है। ये सुनिश्चित करता है कि जब आप कोई वादा करें तो उसे निभा भी सकें। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो हमने सेवा नवाचार के 6 अलग-अलग लेकिन आपस में जुड़े हुए नजरियों को देखा। बिल्कुल नई सेवाएं बनाने से लेकर मौजूदा अनुभव को बेहतर बनाने, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने, ग्राहकों को नियंत्रण देने, सेवाओं को व्यक्तिगत बनाने और अंत में उन अदृश्य आंतरिक प्रक्रियाओं को सुधारने तक जो इन सबको संभव बनाती हैं। तो इन सब टुकड़ों को जोड़ने पर हमें क्या बड़ी तस्वीर दिखती है। अगर हम इन सभी बिंदुओं को एक साथ जोड़ें तो ये सभी ढांचे एक ही केंद्रीय विषय की ओर इशारा करते हैं, ग्राहक के अनुभव, सुविधा और मूल्य पर एक जुनून की हद तक ध्यान केंद्रित करना। जुनून की हद तक? हाँ, तकनीक, प्रक्रिया, स्वसेवा ये सब साधन है, मंजिल नहीं। मंजिल हमेशा ग्राहक की किसी जरूरत को इतने बेहतर ढंग से पूरा करना है कि वो सोचे मैं इसके बिना पहले कैसे काम चला रहा था। सबसे सफल नवाचार वो हैं जो ग्राहक की किसी ऐसी समस्या को इतनी सहजता से हल करते हैं जिसे शायद उन्होंने खुद भी ठीक से व्यक्त ना किया हो। जैसे वो खाने को ट्रैक करने वाली बात। बिल्कुल, किसी को नहीं पता था कि उन्हें अपने खाने को ट्रैक करने की जरूरत है, लेकिन जब ये सुविधा मिली तो ये एक मानक बन गई। ये एक बेहतरीन सारांश है। ये दिखाता है कि नवाचार सिर्फ एक विचार नहीं है बल्कि ग्राहक को गहराई से समझने की एक प्रक्रिया है। बिल्कुल। तो हमारे श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार, जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI और ऑटोमेशन और भी उन्नत होते जाएंगे, इन 6 क्षेत्रों में से किस में हमें सबसे बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलेगा? और क्या हम इन सबको मिलाकर किसी 7वें प्रकार का नवाचार देखेंगे? एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां सेवाएं ना केवल आपकी जरूरतों के हिसाब से खुद को ढालती हैं, बल्कि आपके डेटा और व्यवहार के आधार पर आपकी जरूरतों का अनुमान लगाकर खुद को पहले से ही तैयार कर लेती हैं। वाओ! एक ऐसी व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा
जो आपके बीमार पड़ने से पहले ही आपको चेतावनी दे दे, या एक ऐसी वित्तीय सेवा जो आपके लक्ष्य को समझकर अपने आप आपके लिए निवेश के रास्ते बना दे, एक ऐसी सेवा जिसकी हम आज शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सवाल भविष्य के इनोवेटर्स के लिए है,